नमस्कार दोस्तों। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश क्यों हुआ, कैसे हुआ, आखिरी 30 सेकंड में कॉकपिट में क्या हुआ, पायलट ने टेक ऑफ करते ही मेडे कॉल यानी इमरजेंसी कॉल क्यों दिया, क्रैश की वजह इंजन फेल होना है या फिर कोई और तकनीकी समस्या, यह हादसा पायलट की मानवीय भूल की वजह से हुआ या फिर विमान में किसी तकनीकी खराबी की वजह से। इन सारे सवालों का जवाब जिस मशीन की जांच से मिलेगा उसका नाम है ब्लैक बॉक्स। अहमदाबाद में क्रैश साइट से एयर इंडिया के बोइंग 787 का एक ब्लैक बॉक्स मिल गया है। स्क्रीन पर आप उसी ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की तस्वीर देख रहे हैं जो बीजे मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की छत पर मिला है। इसी छत पर एयर इंडिया का विमान क्रैश होकर जबरदस्त धमाके के साथ गिरा था। भयानक आग और विस्फोट के बाद एयर इंडिया के विशालकाय विमान ड्रीम लाइनर का कोई पुर्जा सलामत नहीं बचा, लेकिन यह ब्लैक बॉक्स पूरी तरह से सलामत मिल गया है। ब्लैक बॉक्स के दूसरे हिस्से की तलाश हो रही है, जिसे कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी सीवीआर कहा जाता है। इस तलाश में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के स्टाफ और इंजीनियर समेत 40 से ज्यादा लोग दिन रात जुटे हैं। इसका नाम भले ही ब्लैक बॉक्स हो, लेकिन यह होता ऑरेंज कलर का है। इसे विमान के टेल यानी पीछे वाले हिस्से में इंक्लोजर में रखा जाता है। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये ब्लैक बॉक्स है क्या, कैसे फंक्शन करता है, इस ब्लैक बॉक्स में क्या क्या दर्ज है जिससे प्लेन क्रैश के बारे में सही और सटीक जानकारी मिल सकती है। मैं कोई सिविल एविएशन एक्सपर्ट नहीं हूं, इसलिए अपनी समझदारी विकसित करने के लिए मैंने थोड़ी रिसर्च की है और 36 सालों तक विमान उड़ा चुके कैप्टन संजय गुप्ता से बात की है। कैप्टन संजय गुप्ता उस कैप्टन सबरवाल के साथ भी फ्लाइंग कर चुके हैं जो इस विमान को उड़ा रहे थे और विमान हादसे के शिकार बने। संजय गुप्ता भी करीब 23 साल तक एयर इंडिया में रहे हैं। इसी वीडियो के अगले हिस्से में उनसे हुई बातचीत भी आप देखेंगे। यह ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट डेटा रिकॉर्डर ही विमान हादसे की हकीकत पर से पर्दा उठाएंगे। उसके पहले दर्जनों टीवी चैनल पर आप जितने भी बड़े बड़े एविएशन एक्सपर्ट और सीनियर पायलट से जितनी भी बातें देख सुन रहे हैं वो अपने अपने आकलन हैं, कयास हैं, क्योंकि हकीकत से पर्दा तभी उठेगा जब इस ब्लैक बॉक्स की जांच होगी। ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद अब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के इंजीनियर्स और इन्वेस्टिगेटर्स इस ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हुए डेटा को डिकोड करेंगे। फिर उस डेटा के आधार पर कंप्यूटर एनिमेटेड वीडियो जनरेट करेंगे। एनिमेटेड वीडियो के जरिए पूरी स्थिति का रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा। फिर जांचकर्ता इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि आखिरी मोमेंट्स में क्या हुआ था। इस एनिमेटेड विजुअलाइजेशन से जांचकर्ताओं को प्लेन क्रैश की वजहों की तह में पहुंचने में मदद मिलेगी, लेकिन मुकम्मल जांच के लिए जरूरी है कि ब्लैक बॉक्स का दूसरा हिस्सा भी मिले। ब्लैक बॉक्स इस तरह से डिजाइन किया गया है या किया जाता है कि यह करीब 1 घंटे तक 1100 डिग्री तापमान को झेल कर भी सुरक्षित रह सके। 1100 डिग्री विस्फोट और आग में जब पूरा प्लेन स्वाहा हो जाए, जैसे हो गया, पुर्जे पुर्जे जलकर बिखर जाए, तब भी ब्लैक बॉक्स सलामत रहता है। इसे इसी तरह से डिजाइन किया गया है। यही वजह है कि अहमदाबाद में इतने भयानक विस्फोट के बाद भी ब्लैक बॉक्स सुरक्षित मिल गया है। केंद्रीय सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने इस ब्लैक बॉक्स के मिलने की जानकारी देते हुए कहा है कि अब पता चल पाएगा कि आखिर प्लेन क्रैश क्यों हुआ और कैसे हुआ। One important update from the technical investigation which is happening through the AIB is the recovery of the black box yesterday around 5 p.m. from the site. The AIB team believes that this decoding of the black box is going to give a in-depth insight into what would have actually happened during the process of the crash or moments before the crash itself. So we are also eagerly waiting for what the results or the report is going to be once the AIB goes through its full investigation. ब्लैक बॉक्स का बाहरी हिस्सा हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील या टाइटेनियम का बना होता है। बाहरी आवरण को कई परतों में बनाया जाता है ताकि यह शॉक, आग और दबाव से बच सके और हर परिस्थिति में सुरक्षित रहे। ब्लैक बॉक्स के आंतरिक हिस्से को आग से बचाने के लिए थर्मल इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है। कई लेयर होते हैं। डेटा और ऑडियो को स्टोर करने के लिए और उन्हें बचाए रखने के लिए सॉलिड स्टेट मेमोरी का उपयोग होता है, जो पुराने मैग्नेटिक टेप की तुलना में अधिक टिकाऊ होती है। ब्लैक बॉक्स की खासियत यह है कि अगर प्लेन समंदर में गिरकर भी तबाह हो जाए तो भी ब्लैक बॉक्स सलामत रह सकता है।
इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि लगभग 20,000 फीट यानी 6,000 मीटर की गहराई तक समुद्र के दबाव को यह सहन कर सके, पानी में लंबे समय तक डूबे रहने के बाद भी डेटा को सुरक्षित रख सके। इसमें एक अंडर वाटर लोकेटर बीकन यूएलबी होता है जो 30 दिनों तक सिग्नल भेजता है ताकि इसे खोजा जा सके। अब एयर इंडिया के इस ब्लैक बॉक्स यानी एफडीआर से क्या पता चलेगा? और जैसा कि मैंने कहा, एक हिस्सा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, उसकी अभी तलाश हो रही है। कैप्टन संजय गुप्ता से बात करने के पहले कुछ जानकारी, जैसे इस ब्लैक बॉक्स एफडीआर से जो पता चल सकता है, विमान की गति, हवा की गति, एयर स्पीड, ग्राउंड स्पीड, ऊंचाई, अल्टीट्यूड, उतराई और चढ़ाई और उतराई की दर, रेट ऑफ क्लाइंब, डिसेंट, दिशा, विमान किस दिशा में कैसे जा रहा था, नेविगेशन डेटा, इंजन परफॉर्मेंस, इंजन की गति, थ्रस्ट, टेम्परेचर और फ्यूल का तापमान, ईंधन का प्रवाह, नियंत्रण सतहों की स्थिति, फ्लैप्स, एलिवेटर, इन सब की स्थिति। ये बार बार फ्लैप्स को लेकर भी कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं कि पूरी तरह से खुला नहीं खुला। पायलट इनपुट, थ्रॉटल, स्टिक, पैडल मूवमेंट, उड़ान प्रणालियों की स्थिति, ऑटो पायलट, लैंडिंग गियर और अन्य सिस्टम की स्थिति, बाहरी हवा का तापमान, दबाव और टर्बुलेंस, समय और स्थिति, उड़ान का समय, जीपीएस स्थिति, जीपीएस के मुताबिक एक एक सेकंड की जानकारी और पूरा डेटा। अन्य सेंसर डेटा भी इसमें मिल सकते हैं। एक्सेलरेशन और वाइब्रेशन और हाइड्रोलिक सिस्टम की स्थिति भी जानकारी इस एफडीआर से मिल सकती है। यह कहा जा रहा है कि बोइंग 787 में 88 ऐसे मापदंड हैं जिन्हें रिकॉर्ड किया जाता है समझने के लिए कि यह प्लेन क्रैश हुआ तो क्या फॉल्ट था, क्या ऐसी टेक्निकल खामी आई, ये इससे पता चलेगा। और ये फुल प्रूफ मेमोरी इसका होता है जो मैंने बताया। वैसे ही सीवीआर जिसकी तलाश हो रही, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, दो अलग अलग यूनिट होता है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में कॉकपिट में जो बातचीत होती है वो रिकॉर्ड किया जाता है। पायलट क्या बात कर रहे हैं, जैसे ये कहा गया इमरजेंसी कॉल मेडे दिया गया कि हम विमान का कंट्रोल लूज कर रहे हैं, हम डिसेंट कर रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं, ये जो भी कॉल दिया गया उसके पहले क्या हुआ। तो पायलट आपस में, जो पायलट और उनके को पायलट होते, उनका कम्युनिकेशन क्या था, किसी उस सिचुएशन में पायलट ने क्या डिसीजन लिया और वो पता चलता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ क्या बातचीत हुई, क्या कहा एग्जैक्टली, एटीसी का रिस्पॉन्स क्या था, टेक ऑफ और लैंडिंग को लेकर क्या इंस्ट्रक्शन था। इस तरह के कॉकपिट में और किसी तरह की आवाज आ रही थी क्या, अलार्म, स्विच, बटन दबाने की आवाज या अन्य कोई जो उपकरण है उनकी आवाज, उसको भी वो कॉकपिट में माइक लगा होता है, उसके जरिए उसको भी रिकॉर्ड किया जाता है ताकि उस वक्त, उस पैनिक के वक्त जो भी हुआ वो सब सेकेंड बाय सेकेंड उसमें दर्ज हो और उसको जब एनालाइज किया जाए तो पता चलेगा। आपातकालीन स्थिति में क्या किया पायलट ने, दोनों पायलट जो थे कॉकपिट में उनका रिएक्शन क्या था, पायलट ने किस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की। जाहिर है कॉकपिट के डिफरेंट वॉइस से इसको भी रिकॉर्ड किया जाता है। बाहर की कोई आवाज आ रही थी क्या, विस्फोट, टर्बुलेंस, इस तरह के, मतलब कुछ भी ऐसी गुंजाइश हो वो उसमें रिकॉर्ड होता है। लगभग सीवीआर में आमतौर पर 2 घंटे की रिकॉर्डिंग इसमें होती है और जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में लगभग 25 घंटे की रिकॉर्डिंग होती है, ऐसा मैं अलग अलग रिसर्च से मैंने देखा। तो बहरहाल, तो ये सब कई चीजें होती है, ये पता इसी ब्लैक बॉक्स से चलेगा। और दूसरा जो बताया कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर्स, तो ये तो इसके, हालांकि इसके टेक्निकल डिटेल में जाएंगे क्योंकि सुबह से क्यूरियोसिटी की वजह से मैं समझो कि सुबह 5 घंटे 4 घंटे सिर्फ यही कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, इस पर बनी डॉक्यूमेंट्री, दुनिया भर में कब से किस किस देश में, फिनलैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया, कैसे ये इवॉल्व हुआ, वो सब बहुत कुछ पढ़ता, देखता, जानता रहा अपनी जिज्ञासा के लिए। लेकिन अब पायलट संजय गुप्ता से बात करते हैं जो लंबे अरसे तक जिन्होंने एयर इंडिया का विमान उड़ाया है और जैसा कि मैंने कहा कि पहले कैप्टन सभरवाल के साथ भी फ्लाइंग की है उन्होंने, 12,000 घंटे की फ्लाइंग का तजुर्बा है। जरा उनसे समझते हैं कि इससे क्या पता चलने वाला है। हमारे साथ हैं कैप्टन संजय गुप्ता। संजय जी नमस्कार आपको। कैप्टन संजय गुप्ता का एक पायलट के तौर पर तजुर्बा लगभग 36 सालों का है, जिसमें 23 साल तक एयर इंडिया के विमान उन्होंने उड़ाए हैं और खास बात उनकी
एक पहचान ये भी आज के दौर में जिसका जिक्र करना कि कैप्टन सभरवाल जो इस एयर इंडिया के ड्रीम लाइनर विमान को उड़ा रहे थे, उनके साथ भी फ्लाइंग की है कैप्टन संजय गुप्ता ने। और एक लंबे तजुर्बेकार पायलट से मैं समझना चाहूंगा, हालांकि अब रिटायर कर गए, लेकिन समझना चाहूंगा कि आखिर इस ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद क्या पॉसिबिलिटी है कि पूरी तरह से प्लेन क्रैश की वजह पता चले, या उसके बाद भी कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जो न पता चल पाए। क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रहा था तो कुछ ऐसे प्लेन क्रैश भी हुए जिसमें ब्लैक बॉक्स की अगर कहें तो पूरी तरह से उससे जानकारी नहीं मिल पाई या एक्यूरेसी कहीं कॉम्प्रोमाइज हुई। तो ऐसे कई सवाल हैं। और साथ में जो लगातार परसों से बात आ रही है कि क्या हुआ आखिरी मोमेंट में, लैंडिंग गियर क्यों नहीं खुला, लॉस ऑफ थ्रस्ट हुआ, पायलट की कोई चूक थी, फ्लैप सेटिंग में कोई गड़बड़ी थी, इस पर हमने कल भी बात की, फिर भी इसमें आगे। तो सबसे पहला सवाल यही कि कैप्टन संजय गुप्ता, ब्लैक बॉक्स मिल गया है। वो ब्लैक बॉक्स जो मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की छत पर मिला, और एक ब्लैक बॉक्स मिलने से जिसे एफडीआर कहा जा रहा है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, हालांकि ये जो मीडिया रिपोर्ट्स में देख रहा हूं एक्सप्रेस और बाकी जगह, कि दूसरा जो ब्लैक बॉक्स जिसको कह रहे हैं सीवीआर, जिसमें है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, उसकी तलाश हो रही है। लेकिन अब ये मिलने से, एक मिला और दूसरे की तलाश है। स्क्रीन पर हम वही तस्वीर दिखा रहे हैं जो एफडीआर मिला है, ब्लैक बॉक्स, हालांकि इसका रंग नारंगी ऑरेंज होता है। तो अब इससे जांच की दिशा क्या होगी कैप्टन संजय गुप्ता? देखिए, ये सीवीआर डीएफडीआर मिलने से इसका पूरा कोरिलेशन होगा, और कुछ ही दिनों में ये एटीसी का भी वॉइस रिकॉर्डर होता है। ये सब कोऑर्डिनेशन करके फिर एक इन्वेस्टिगेटिव टीम पूरा एक साथ कोरिलेट करेगी और पूरा डेटा बाहर आ जाएगा कि इंजन कब दिक्कत की, फ्लैप के क्या पोजीशन थे, क्या स्पीड था, क्या नहीं था, सब कुछ बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। तो उसमें फिर कोई डाउट नहीं है। और ये सीवीआर डीएफडीआर मेरे ख्याल से तो सेफ है, क्योंकि आग के बाहर आई है, और वैसे भी 1100 डिग्री तक का ये डिजाइन किया हुआ है सीवीआर डीएफडीआर ब्लैक बॉक्स सेफ रहने का। तो मेरे ख्याल से ये पूरा डेटा बाहर आ जाना चाहिए, और कोरिलेट करके वो बिल्कुल क्लियर पिक्चर आ जाना चाहिए। अच्छा, मैं जरा रिसर्च जब कर रहा था अलग अलग जगह वेबसाइट पर, तो उसमें थोड़ा मैं कंफ्यूज हुआ ब्लैक बॉक्स को लेकर कि क्या ये ब्लैक बॉक्स जो एक मिला है, जो सामने हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, क्या एक ही यूनिट होता है जिसमें एफडीआर मतलब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और सीवीआर यानी कॉकपिट डेटा रिकॉर्डर इसी से अटैच्ड होता है, यही होता है, या दो अलग अलग यूनिट होता है? एक तस्वीर हमने वो देखी कि अलग अलग यूनिट है, एक एफडीआर है, एक सीवीआर है। अगर दो अलग यूनिट है तो क्या दोनों टेल पोर्शन में, पूंछ वाले इलाके में रखा होता है? क्या होता है इसकी टेक्निकल अगर समझें तो? अब जैसे फॉर एग्जांपल जो जहाज में लास्ट उड़ाया हूं, उसका 2 ब्लैक बॉक्स होता है, सीवीआर अलग होता है और डीएफडीआर अलग होता है। लेकिन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मैं प्रेज्यूम कर रहा हूं, ये 787 एक ही बॉक्स में होंगे। और मैं काफी लोगों से इस पे बात किया हूं जो 787 के ब्लैक बॉक्स पे काम किए हैं और रेगुलरली सीवीआर डीएफडीआर डिकोड करते हैं। उनका कहना है कि वो एक ही बॉक्स है। तो मेरे ख्याल से वो मिल गया होगा, और ये जैसे ही डिकोड होगा सब डेटा क्लियरली आ जाएगा बाहर। हालांकि एक इंटरेस्टिंग है, जैसे इंडियन एक्सप्रेस में आज जो खबर छपी, जिसके हिसाब से और भी जगह बहुत सारी वेबसाइट में, मीडिया रिपोर्ट्स में, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 2 ब्लैक बॉक्स है, एक मिला है और दूसरे की तलाश हो रही है। और वो तलाश जो हो रही है वो सीवीआर है, मतलब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है। तो आप कह रहे हैं कि जो 787 है उसमें एक ही ब्लैक बॉक्स है जिसमें दोनों है, सीवीआर और एफडीआर। तो जितने लोग मेरे टच में हैं जो ब्लैक बॉक्स 787 के काम करते हैं, सबका कहना है कि एक ही बॉक्स है। अब मेरे को कोई ठोस डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाया है आपके रिकॉर्डिंग के पहले, नहीं तो मैं वो खोज रहा था कि मुझे कुछ मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पाया है। लेकिन वर्बल बातचीत में यही समझ में आया है कि एक ही बॉक्स है। तो मेरे ख्याल से उसमें दोनों होगा एक साथ।
अच्छा, अब इस ब्लैक बॉक्स को कैसे डिकोड किया जाता है, क्या इसका प्रोसेस होता है, अगर समझें कैसे डिकोड होगा, कैसे नतीजे पर पहुंचेंगे कि लैंडिंग गियर अप क्यों नहीं हुआ, लॉस ऑफ थ्रस्ट हुआ, या फ्लैप सेटिंग में कोई गड़बड़ी हुई, कैसे पहुंचेंगे इस पर? अब आप सोच लीजिए कुछ 1100 पैरामीटर्स रिकॉर्ड करता है डीएफडीआर। तो आप समझ लीजिए इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होगा। लगभग जहाज के सभी चीज, हाइड्रोलिक्स, इलेक्ट्रिकल, फ्लैप पोजीशंस, गियर पोजीशन, एवरीथिंग, ए टू जेड, लगभग पूरा डेटा ये नए जनरेशन के जहाजों में होता है। और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग भी है कि भाई किसने क्या बोला, क्यों बोला, ये दोनों टाइमिंग के साथ कोरिलेट कर दिया जाएगा। प्लस एटीसी का भी टेप उसके साथ कोरिलेट करके ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है, इसमें ज्यादा कुछ डाउट रहता नहीं है। तो जैसे समझने के लिए कि कॉकपिट में जो पायलट बात कर रहे होंगे, जैसे ये एयरक्राफ्ट अगर टेक ऑफ करने के महज 30 सेकंड के भीतर क्रैश कर गया, तो कॉकपिट में टेक ऑफ करने से पहले, हालांकि उसके पहले रनवे पर भी दौड़ा, मान लिए उसको भी कैलकुलेट कर लें तो टोटल कितना टाइम लगा होगा। हम मानते हैं इंजन स्टार्ट हुआ और फ्लाइट एयरक्राफ्ट रनवे पर दौड़ना शुरू किया जमीन छोड़ने के पहले, टेक ऑफ के पहले। टेक ऑफ के बाद तो 30-32 सेकंड में क्रैश करता है, लेकिन ये टाइमिंग क्या होती होगी फ्लैट स्ट्रिप पर टैक्सी की, टेक ऑफ से पहले? टैक्सी का टाइम तो अलग होगा, ये टेक ऑफ रन में अप्रोक्सीमेटली कुछ 8 सेकंड या 9 सेकंड या 10 सेकंड के आसपास का होना चाहिए। आप टेक ऑफ रनवे पे कितने दूर दौड़ा उसकी बात कर रहे हैं ना? हाँ, रनवे पर कितना दौड़ा टेक ऑफ के पहले? हाँ, तो ये ऐसे ही कुछ अंदाज है, एग्जैक्ट निकाल के मैं आपको बता सकता हूं, बट अंदाजन 10 सेकंड के अंदर अंदर होगा। अच्छा, तो मान लीजिए 40-50 सेकंड में ही सब कुछ हो गया, तो अगर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल भी जाता है तो उसमें इतनी जल्दी क्या कम्युनिकेशन पायलट का, जैसे मेडे कॉल देना, इमरजेंसी कॉल देना और ये कहना कि हम लूज कर रहे हैं कंट्रोल या जो भी डिसेंट कर रहा है प्लेन, और क्या ऐसा चीज? जैसे फॉर एग्जांपल आपके ऑफिस में आपके पीछे धड़ाम से कुछ होता है, आपके मुंह से कुछ निकलेगा, करेक्ट? नॉर्मली अनफॉर्चुनेटली गालियां निकलती हैं। ये क्या हो गया, वो शिट, क्या हो गया, क्या हो गया, हाँ जो भी, पैनिक भी होता है, हाँ, पैनिक वाले वर्ड्स निकलेंगे, तो वहां समझ में आ जाएगा कि कुछ हुआ है, और प्लस वो साउंड भी रिकॉर्ड होगा। तो जो आपको सुनाई दे रहा है वो सीबीआर में भी आ जाएगा। तो ये सब कुछ कोरिलेट करने में बहुत आसानी हो जाती है, और ये किस वक्त ये हुआ है, किस वक्त वो हुआ है, फिर एयरबोर्न टाइम सेकंड्स में, माइक्रो सेकंड्स में चले जाते हैं। तो असेसमेंट में कोई मेजर इशू नहीं आता है, और खासकर ये तो लेटेस्ट जनरेशन का जहाज है, तो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ मिलने के बाद, ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद भी फाइनल कंक्लूजन में उसकी एक्यूरेसी में प्रॉब्लम हो, ऐसा भी हो सकता है? ऐसे भी कुछ एग्जांपल्स हैं क्या? बहुत रेयर हैं, मेनली हुए हैं कि भाई बहुत ही हार्श फायर हुआ है तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, बट मेजॉरिटी में डिकोड हो गया है। जैसे ये तो बहुत ही सेफ जगह पे था, ब्लैक बॉक्स, जैसे आप और हम वो टेल सेक्शन देख ही रहे हैं, वहीं से मिला है, तो मेरे ख्याल से तो ये सब कुछ छत पर गिरा मिला, क्योंकि वहीं प्लेन क्रैश होकर वहीं गिरा। जी हाँ, तो वहीं कहीं मिला होगा, और उसमें आग वाग लगी नहीं होगी। तो वॉइस हाँ जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। जी जी जी। तो आपका मानना है कि किसी भी सिचुएशन में जो भी होगा वो इससे पता चल जाएगा, ब्लैक बॉक्स से? जी जी जी। और इसके एनालिसिस में और इन्वेस्टिगेशन में ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद कितना टाइम लगता होगा या लगता है? देखिए, ये आपका और मेरा गैस है, कल भी हम बात कर रहे थे, कुछ टाइम तो लगता है, क्योंकि कुछ भी डेटा पब्लिक में देने से पहले वो चेक रीचेक ऐसे कुछ 4-5 लेवल्स पे होंगे या ज्यादा होंगे कि
क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। थोड़ा सा भी गलत इंफॉर्मेशन बाहर आ गया तो दिक्कत होगी, तो बहुत रीचेकिंग होती है कि कहीं से भी कुछ गलत इंफॉर्मेशन ना रीडिंग में आ जाए। तो काफी एक्सपर्ट्स उस पे लगते हैं और इंडिपेंडेंटली चेक करते हैं, तो उसमें ही टाइम लगता है। तो अभी तक जितना, अब चूंकि प्लेन क्रैश परसों हुआ, अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो काफी वक्त गुजर गया, मान लीजिए 48 घंटे हो गए जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो बहुत तरह के एक्सपर्ट के बहुत अलग अलग जगहों पर उनके बयान देख रहा हूं। तो अब क्या लग रहा है आपको कि क्या हुआ होगा उस क्रैश के पहले? अब जैसे पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए हैं कि बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं। बेस्ट इज कि ये अब डेटा जल्द से जल्द आ जाना चाहिए और ये कोरिलेशन में फिर कोई डाउट रहता नहीं है। आप और मैं बस उस पर डिस्कस करेंगे कि हाँ भाई ये ऐसा ऐसा मेलफंक्शन हुआ है, या ऐसे ऐसे ग्राउंड क्रू से गलती हुई है, या फ्लाइट क्रू से गलती हुई है, या 3-4 कॉम्बिनेशंस हैं, ये पता चल जाएगा। अभी तो जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि सब कुछ स्पेकुलेशन ही है। बस वो 2 वीडियो से जितना कुछ डेटा मिल रहा है वो उसी से हम कमेंट कर रहे हैं। ये बताइए, ह्यूमन एरर अगर हुआ होगा पायलट से पैनिक लाइक सिचुएशन में, क्या पहले तो इसकी क्या गुंजाइश होती है क्या कि लैंडिंग गियर अप नहीं हुआ? अब मैं किसी पायलट का सुन रहा था, उन्होंने कहा कि रियलाइज किया होगा पायलट ने कि ये क्रैश करने वाला है, इसलिए लैंडिंग गियर उसने अप नहीं किया कि जब वो जमीन पर गिरे तो उस पर उतना इम्पैक्ट ना हो, और कोई लॉस ऑफ थ्रस्ट की बात या जो भी है, या फ्लैप सेटिंग में गड़बड़, ये जो जितनी थियरी आ रही है, तो ये सब चीज किससे पता चलेगा? ये एफडीआर से पता चलेगा या सीबीआर से पता चलेगा, या दोनों के कॉम्बिनेशन से? दोनों के कॉम्बिनेशन से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दोनों के कॉम्बिनेशन से, मेनली डीएफडीआर से कि इंजन कितने वक्त फेल हुआ, फिर पायलट ने क्या एक्शन लिया, ये सब कुछ वहां उसमें आ जाएगा। चलिए, बहरहाल तो अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब इसके बारे में पुख्ता जानकारी सामने आए। अभी मैं देख रहा हूं कि भारत में पहले जो प्लेन क्रैश हुए उसके बारे में भी जानकारी इसी से मिली थी, ब्लैक बॉक्स के जरिए। 2 प्लेन क्रैश की जानकारी मैं देख रहा हूं। एक मंगलुरु में प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें पता चला था कि पायलट को नींद आ गई थी, झपकी आ गई थी, और वो उनका रेस्पॉन्स टाइम सही नहीं था। जब तक रेस्पॉन्स किया उन्होंने तब तक चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। मंगलुरु में जो 2010 में हुआ, जिसमें सीवीआर से ही पता चला कि कैप्टन को नींद आ गई थी और गलत एंगल पर नीचे जा रहा था। जब तक को पायलट ने अलर्ट किया तब तक पायलट एक फैसला कर चुके थे, और एफडीआर से फिर पुष्टि हुई कि विमान तेज गति से रनवे पर उतरा और रुक नहीं पाया, और उसके बाद एक इसके बारे में जानकारी मिली। वैसे ही एक और क्रैश के बारे में मैं देख रहा हूँ, एयर इंडिया एक्सप्रेस क्रैश हुआ, केरला क्रैश माफ करिए 2020 में, उसमें भी कोझिकोड एयरपोर्ट पर 21 लोग मारे गए थे। इसमें भी इससे पता चला सीबीआर से कि पायलट ने बारिश और कम विजिबिलिटी के बावजूद लैंडिंग की कोशिश की, और फिर एफडीआर से इस बात को ऑथेंटिकेट किया गया कि तेज गति और लंबे रनवे टचडाउन की वजह से विमान रुक नहीं पाया, और पायलट ने लैंडिंग के लिए गलत रनवे चुना जो मौसम के लिहाज से सुरक्षित नहीं था। तो ये पहले ऐसा हुआ है कि पता उसी से चला। तो हमें इंतजार करना चाहिए फाइनल। तमाम तरह के स्पेकुलेशन होते हैं, और चूंकि जब तक पता नहीं चलेगा तब तक जो एक्सपर्ट हैं जिन्होंने विमान उड़ाए हैं उन्हीं से बात होगी समझने के लिए। तो हमें इंतजार करना चाहिए फाइनल ब्लैक बॉक्स की जांच से क्या निकलता है। संजय गुप्ता जी, सही कह रहा हूं? जी जी बिल्कुल। ये इससे मेन एडवांटेज अब ऑफ कोर्स जो होना था हो गया, अनफॉर्चुनेट है। लेकिन एविएशन इंडस्ट्री में हम लोग हर एक इंसिडेंट एक्सीडेंट को बहुत सीरियसली लेते हैं, उससे सीख, और उसको फिर सीख को इम्प्लीमेंट किया जाता है ट्रेनिंग में। और ये हर साल इसको इवेलुएट किया जाता है कि जैसे एक सबसे बड़ा हादसा टेनरिफ में हुआ था,
दो जहाज रनवे पे भिड़ गए थे, लो विजिबिलिटी पे। टेक ऑफ में एक ऑलरेडी था रनवे पे और एक टेक ऑफ करने लगा था, तो उससे बहुत कुछ चीजें सामने आई। तो ये सब एक क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट का एक कोर्स होता है, उसमें भी बहुत कुछ सिखाया जाता है। उसमें ये सब डिस्कस किया जाता है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। तो उसी से आप देखें होंगे, अगर आप रिकॉर्ड्स चेक करेंगे एविएशन सेफ्टी के बारे में, तो निरंतर इंप्रूवमेंट हो रहा है और ये एक बहुत ही ऑनगोइंग प्रोसेस है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन संजय गुप्ता। हम इंतजार करेंगे कि फाइनल आउटकम किसी जांच का फाइनल आउटकम आए, उससे पता चले। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्कार। नमस्कार।